नमस्कार दोस्तों, जन मुद्दों की बात धर्मराज के साथ मेरे शो में आप सबका स्वागत है। हम सभी जानते हैं कि पूरे देश में संसद सुरक्षा चूक यानी पार्लियामेंट सिक्योरिटी ब्रीच की बातें चल रही हैं। दरअसल 13 दिसंबर 2023 को कुछ युवा जो संसद में विजिटर बनकर गए थे, अचानक से 0 आवर में वे अपनी विजिटर गैलरी से कूदकर पार्लियामेंट वेल में यानी कि जहाँ पे संसद सदस्य बैठते हैं वहाँ टेबल बेंच पर कूदने लगे और उन्होंने कलरफुल गैस जो अपने जूते में यानी कैनिस्टर में रबर से जो बना था उसमें लाए थे, उन्होंने छोड़ दिया। इससे संसद में एक प्रकार का घमासान, हड़बड़ी मच गई, आतंक की स्थिति हो गई। लोग डर गए, सांसद डर गए और उन लोगों को पकड़ लिया गया। तब से पूरे देश में संसद सुरक्षा चूक यानी पार्लियामेंट सिक्योरिटी ब्रीच का मुद्दा गरमाया हुआ है। आइए इसके कुछ पहलुओं को हम समझते हैं। हम सभी जानते हैं कि सुरक्षा भाजपा की सरकार में सबसे बड़ा मुद्दा होता है और आप गौर से ध्यान दें तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हमेशा अपने भाषण में सुरक्षा को प्राथमिकता देते हैं और सुरक्षा के इर्द गिर्द वे अपनी बातें करते हैं। हालांकि वे जिस सुरक्षा की बातें करते हैं उस सुरक्षा पर अगर आप ध्यान देंगे तो वह सुरक्षा कुल मिलाकर आतंकियों से सुरक्षा की बात करते हैं। जीवन के अन्य सुरक्षा के पहलुओं पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चुप रहते हैं। सुरक्षा के इन्हीं अन्य पहलू पर ध्यान उजागर करने के लिए या ध्यान लाने के लिए, सरकार का ध्यान आकर्षित करने के लिए ये युवा जिसके मास्टरमाइंड बिहार के ललित झा बताए जा रहे हैं ने अपने बयान में कहा है। ललित झा जो इस पूरे कार्रवाई के, इस पूरे प्रकरण के मास्टरमाइंड मीडिया के द्वारा बताए जा रहे हैं, उन्होंने पकड़े जाने पर कहा कि वे बेरोजगारी से नाराज थे और युवा, इस देश के युवा बेरोजगार हैं, बहुत बड़ी संख्या में बेरोजगार हैं। हालांकि ललित झा, सागर शर्मा, मनोरंजन डी, ये सभी लोग अंदर कैसे पहुंचे थे या मनोरंजन डी और सागर शर्मा संसद में जो उन्होंने उस दिन कार्रवाई या जिस घटना को अंजाम दिया वो कैसे अंदर पहुंचे थे, इस पर मीडिया में बातें सामने आ चुकी हैं। बीएसपी के सांसद जिन्हें भाजपा के सांसद रमेश बिधूड़ी ने गाली गलौज किया था, वही सांसद कुंवर दानिश अली ने इस मामले को संसद में उठाया और बता दिया कि ये जो विजिटर बनकर विजिटर गैलरी में बैठे हुए थे और पार्लियामेंट वेल में वे कूदे, ये दरअसल भाजपा के एमपी जो मैसूरू कॉन्स्टिट्यूएंसी से कर्नाटका से जीत कर आते हैं, पुराने पेशे से वे जर्नलिस्ट थे, उनके सिग्नेचर से उन्हें यानी उनकी सहमति से उन्हें विजिटर पास दिया गया था और तभी ये युवा संसद में पहुंचकर कलरफुल गैस की घटना को अंजाम दिया ताकि इस पर पूरे देश का ध्यान जा सके। दरअसल भारत सरकार पूरी तैयारी के साथ बेरोजगारी के मुद्दे को दबाने के पीछे लग गई है। हालांकि यह एक अलग बात है कि ललित झा इस घटना के मास्टरमाइंड हैं या कोई बड़ी साजिश है या कोई और घटना है, ये सारे सवाल तो इस घटना के इर्द गिर्द हैं ही। लेकिन इसी बीच बिहार से आने वाले सांसद, जदयू के सांसद, जनता दल यूनाइटेड के सांसद ललन कुमार सिंह ने अपने बयान में कहा कि कल्पना कीजिए कि अगर ये युवा गलती से मुसलमान होते। उन्होंने कहा कि भगवान का शुक्र है संसद में जिस घटना घटी उसे अंजाम देने वाले कोई मुसलमान नहीं थे। जाहिर सी बात है कि ललन कुमार सिंह ने एक साफ साफ मोदी सरकार के खिलाफ इशारा किया कि कैसे मोदी सरकार में हर मुद्दे को मुसलमान के मुद्दे पर लाकर दबा दिया जाता है। हालांकि हम सभी जानते हैं कि बेरोजगारी का मुद्दा, जॉब का मुद्दा, एम्प्लॉयमेंट का मुद्दा भारत सरकार के एजेंडे में
कहीं नहीं है। सबसे बड़ी आश्चर्य की बात है, सबसे बड़ा आश्चर्य है कि भारत सरकार यानी मोदी जी की सरकार प्रचंड बहुमत से लगातार जीत रही है। चाहे वे बेरोजगारी के मुद्दे पर वोट मांगे, राम मंदिर पर वोट मांगे या किसी अन्य मुद्दे पर वोट मांगे, वोट चाहे किसी मुद्दे पर वे मांगे, अंत में उनका सारा काम मंदिर मस्जिद के इर्द गिर्द सिमट जाता है। ललन कुमार सिंह ने जो कहा था कि भगवान का शुक्र है ये लड़के मुसलमान नहीं थे, उसमें मैं एक और सवाल जोड़ दे रहा हूँ। कल्पना कीजिए कि विजिटर पास साइन करने वाले, सिग्नेचर करने वाले भाजपा के एमपी की जगह यानी प्रताप सिम्हा की जगह कोई विपक्षी पार्टी के सांसद होते, तब इस देश में कैसा घमासान मच रहा होता। कल्पना कीजिए कि ये जो सांसद हैं, विपक्षी सांसद में से कहीं विजिटर पास किसी मुस्लिम सांसद के सिग्नेचर से विजिटर पास उन्हें दिया गया होता, तब देश में कैसा घमासान मच रहा होता। दरअसल यह सवाल इसलिए इम्पॉर्टेंट है कि हाल में ही सिक्योरिटी ब्रीच के मामले में ही संसद की सबसे जानदार सांसद जो मोदी सरकार की या कहें कि भारत सरकार की या कहें कि विपक्ष की सबसे सार्थक भूमिका निभाने वाली सांसद महुआ मोइत्रा को बर्खास्त कर दिया गया है। महुआ मोइत्रा ने सुप्रीम कोर्ट का रुख अपनाया है। इस मामले में आगे कार्रवाई क्या होगी वह तो समय बताएगा, लेकिन मैं आपको ध्यान दिला दूं कि मैंने प्राइम मिनिस्टर के सिक्योरिटी ब्रीच के मामले में अपने इसी चैनल दैनिक अंबेडकर पर 24 सितंबर 2023 को एक शो बनाया था। आप मेरा चैनल अगर नहीं देखते हैं तो आप उस दिन पीछे जाएंगे और देखेंगे। 24 सितंबर 2023 को जो मैंने शो बनाया था उसमें मैंने यही चिंता जाहिर की थी कि आखिर जितने भी सिक्योरिटी ब्रीच के मामले आ रहे हैं या बढ़े हैं वे मोदी सरकार या भाजपा की सरकार में क्यों बढ़ रहे हैं। मैंने उसमें याद भी दिलाया था कि कैसे कहीं से भी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी का काफिला गुजरता है तो कोई न कोई युवक या युवती अपने बाह में काली पट्टी बांधकर या हाथों में काला कपड़ा, ब्लैक क्लॉथ लहराते हुए, ब्लैक सिंबल लहराते हुए जो विरोध का सिंबल माना जाता है, काफिले के सामने आ जाते हैं। और ये वे युवा होते हैं जिन्हें भली भांति पता होता है कि भाजपा के सामने विरोध प्रदर्शन करने का अर्थ क्या होता है, यानी कि पूरी जिंदगी बर्बाद। उन पर टेरर चार्जेस लगाए जाएंगे, उन पर अन्य खतरनाक कानूनी धाराएं लादी जाएंगी जिससे न केवल गरीब घरों के युवक या युवतियां जेल जाएंगी बल्कि उनके पूरा परिवार परेशान किए जाएंगे, उनका पूरा परिवार ध्वस्त हो जाएगा। कानूनी पचड़े में पड़ने के बाद उनकी सारी घरेलू व्यवस्था चौपट हो जाएगी। लेकिन मेरे उस चैनल में जो शो है, मेरे चैनल पे उस शो को शायद आप लोगों ने ध्यान से नहीं सुना होगा। नहीं सुने तो एक बार फिर सुन लीजिए। मैंने उसमें यह भी बताया था कि कैसे 22 सितंबर या 23 सितंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बनारस अपने लोकसभा कॉन्स्टिट्यूएंसी, लोकसभा क्षेत्र में, चुनावी क्षेत्र में पहुंचे थे। वहां भी बिल्कुल ऐसा ही हुआ कि एक युवा जो रोजगार की तलाश में है, जो बेरोजगारी से परेशान था, जो बहुत ज़्यादा उसके भीतर अन्य प्रकार के बुरे ख्याल आ रहे थे, उसने भारत सरकार का ध्यान बेरोजगारी के ऊपर खींचने का प्रयास किया, यानी मोदी जी के काफिले में घुसने का प्रयास किया ताकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से अपनी बात कह सके। लेकिन इससे पहले कि वह व्यक्ति, वह युवा, वह बेरोजगार युवा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तक पहुंचता, एसपीजी के कमांडर यानी मोदी जी के सुरक्षा में लगे हुए सिपाहियों ने, अधिकारियों ने उसे पकड़ लिया, उसकी गिरफ्तारी हुई और उसके बाद अभी तक
कोई खोज खबर नहीं है कि उस युवा के ऊपर कौन सी धाराएं लगाई गईं या थाने में ले जाकर छोड़ दिया गया। दरअसल यह पहली बात नहीं है। आपको वह वाकया भी याद दिला दूं कि जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किसान आंदोलन के समय पंजाब गए थे और कैसे उन्होंने खुद एक प्रधानमंत्री होते हुए भी एक मुख्यमंत्री को उन्होंने फेडरल स्ट्रक्चर यानी संघीय व्यवस्था, भारत की संघीय व्यवस्था पर प्रहार करते हुए बयान दिया था कि अपने मुख्यमंत्री से जाकर कह देना कि मैं बचकर आ गया हूं। जाहिर सी बात है कि प्रधानमंत्री मोदी के मुंह से या किसी भी प्रधानमंत्री के मुंह से ऐसी भाषा शोभा नहीं देती, लेकिन भाषा की मर्यादा और भाषा की शोभा किसी भी ऐसी उम्मीद भाजपा के नेताओं से करना बेईमानी है या अपने आप को धोखा में रखना है। आप सोच रहे होंगे कि मैं मोदी विरोध का शो चला रहा हूं। ऐसी बात बिल्कुल नहीं है, क्योंकि मैं भी बेरोजगार युवा में से एक युवा हूं। मैं युवाओं की तरफ से बेरोजगारी के मुद्दे पर आपका ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं। हालांकि जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी युवाओं के नेता खुद को बताते हैं, लेकिन उनके पूरे कार्यकाल में जितने युवाओं ने रोजगार के मुद्दे पर यानी कि बेरोजगारी के मुद्दे पर किसी भी प्रकार का विरोध प्रदर्शन किया हो, वे आज कहाँ हैं आप चाहें तो खुद देख सकते हैं। या तो उनके ऊपर संगीन धाराएं हैं और वे बेल लेकर बाहर हैं, या वे बार बार कोर्ट का चक्कर लगा रहे हैं या जेल में है। जाहिर सी बात है, ललित झा यानी जो मास्टर माइंड बताए जा रहे हैं, उनके बारे में जो चीज़ें निकल के सामने आ रही है, वे कलकत्ता में थे, टीचर का काम करते थे। वे कैसे आए कैसे नहीं आए ये तो जांच का विषय है। भारत सरकार की एजेंसियां जांच कर रही हैं, लेकिन मोदी सरकार की मंशा ठीक नहीं है। आप सोच रहे होंगे ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं, क्योंकि अगर जो युवा ललित झा, सागर शर्मा, मनोरंजन डी, अन्य भी जितने नाम इस मामले में सामने आ रहे हैं, अगर उन लोगों की बातें माने तो वे सीधा उन्होंने बयान दिया कि वे बेरोजगारी से परेशान थे। लेकिन इस मुद्दे पर जब सदन में विपक्षी सांसदों ने ओम बिरला यानी स्पीकर से रिक्वेस्ट किया कि इस मुद्दे पर बहस हो और सरकार जवाब दे, तो मोदी सरकार अपने ही सदन में कि वे विपक्ष को जवाब देने के लिए जिम्मेदार हैं, वे अपनी जिम्मेदारी से मुंह करते हुए करीब 90 से अधिक सांसदों को सस्पेंड कर दिया है, सदन की कार्रवाई यानी विंटर सेशन में निलंबित कर दिया है। इसीलिए यह कहना मीडिया यानी एक मीडिया मैन होने के नाते, यह यानी मीडिया मतलब विपक्ष में होने के नाते सरकार से यह सवाल करना बिल्कुल वाजिब है कि एक तरफ भारत सरकार की पूरी प्राथमिकता सुरक्षा पर है, लेकिन सुरक्षा की बात कहीं भी आती है, खासकर भाजपा के शासन में, तो आप देखेंगे कि सुरक्षा जैसी कोई चीज़ नहीं है। अगर आपको इसमें कोई यकीन नहीं हो मैं जो बोल रहा हूं, तो आप खुद याद कीजिए कि संसद में अगर इस 13 दिसंबर के घटना को हमला माना जाए, जैसा कि भाजपा की सरकार ने उन युवाओं पर टेरर चार्जेस यूएपीए लगाया है, यानी आतंकियों के ऊपर लगाए जाने वाला कानून लगाया है, तो आप खुद सोचिए कि यानी अगर ये युवा आतंकी हैं तो यह घटना आतंकी हमला हो गया। पिछली बार आतंकी हमला संसद में कब हुआ था? पिछली बार भी लोग कह रहे हैं, मीडिया लिख रही है, पिछली बार भी संसद में जो घातक हमला हुआ था वह भी भाजपा के शासनकाल में ही हुआ था, जब भारत के तत्कालीन यशस्वी प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी प्रधानमंत्री थे। उस वक्त पार्लियामेंट पर हमला हुआ था और उस वक्त भी बेरोजगारी के मुद्दे चरम पर थे। कहना वाजिब है कि एक टर्म के बाद तब इस देश के लोगों में सवाल का जज्बा बाकी था। मीडिया, मेन स्ट्रीम मीडिया पूरी तरीके से मनुवादी मीडिया नहीं बनी थी।
यानी कि गोदी मीडिया में तब्दील नहीं हुई थी, उस वक्त वाजपेयी की सरकार से सवाल मीडिया के लोग करते थे। आम जनता के सवाल मीडिया के माध्यम से सुनाई देता था। यही कारण है कि अटल बिहारी वाजपेयी जी का शासन 5 साल चला, लेकिन उसके बाद भाजपा की बुरी हार हुई और यूपीए 1 और यूपीए 2 का शासन आया। ये कहने में गुरेज नहीं है कि यूपीए 1 और यूपीए 2 में जहां पर राइट टू इंफॉर्मेशन, राइट टू एजुकेशन जैसे तमाम, मनरेगा जैसे तमाम जनता हित वाले कानून पास किए, वहीं यूपीए 2 के अंतिम समय में कांग्रेस के इर्द गिर्द तमाम ऐसे नेताओं का जमावड़ा हो गया जिन्होंने जनता को सुनना बंद कर दिया, जिसका खामियाजा कांग्रेस को भुगतना पड़ा। लेकिन जब भाजपा की सरकार यानी मोदी सरकार 2014 में बहुमत से जीत कर आई, तो उन्होंने सबसे पहला काम किया कि उन्होंने मीडिया को गोदी मीडिया में तब्दील किया। यानी कि आज के समय में जितने भी बड़े बड़े मेन स्ट्रीम मीडिया हैं, वे सभी या तो अंबानी के हिस्से के हैं या तो गौतम अडानी के हिस्से के हैं। यह याद दिलाना ज़रूरी है कि गौतम अडानी ने कुछ साल पहले, यानी संभव है 1-1.5 साल पहले, एनडीटीवी जिसके बारे में कहा जाता था कि भाजपा सरकार की सबसे बड़ी आलोचना करने वाली, यानी सरकार के नीतियों पर सीधा सीधा सवाल करने वाले चैनलों में से एनडीटीवी एक चैनल माना जाता था, जिसे अंततः गौतम अडानी ने खरीद लिया। आज उस चैनल के माध्यम से भी सरकार के किसी भी नीति की आलोचना या जनता के पक्ष की बात नहीं रखे जाने की बात आम हो गई है। इसीलिए आप देखेंगे कि जब भी युवा अपने रोजगार की बात करते हैं, बेरोजगारी की बात होती है, तो वहां सुरक्षा का मामले को सामने लाकर उन युवाओं के आवाज को दबा दिया जाता है। आप देखेंगे कि भारत सरकार या मोदी सरकार जहां अपने आप को बताती है कि वे पूरी दुनिया में भारत को विश्व गुरु बनाने के लिए रात दिन मेहनत कर रहे हैं, एक कर रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं आप देखेंगे कि वे रात दिन दरअसल एक कर रहे हैं, मगर वे भारत के युवाओं के लिए ही नहीं, बल्कि अपने चंद व्यापारी मित्रों के लिए। यही कारण है कि वैसे सभी सांसद जो सीधा सीधा मोदी जी के मित्रों, जैसा कि राहुल गांधी कहते हैं, गौतम अडानी या मुकेश अंबानी से संबंधित सवाल सदन में आते हैं, उन सांसदों का झोला बोरिया बिस्तर बंध जाता है, वे किसी न किसी बहाने से बर्खास्त कर दिए जाते हैं। क्योंकि पार्लियामेंट सिक्योरिटी ब्रीच के नाम पर ही तुरंत ताज़ा महुआ मोइत्रा को जहां संसद से निकाल दिया गया, वहीं इतनी बड़ी चूक, अगर इसे संसद सुरक्षा में चूक माना जाए तो इतनी बड़ी चूक हो गई है, लेकिन उल्टे विपक्ष के सांसदों को ही निकाला जा रहा है। एक शब्द भी बीजेपी एमपी जिसके सिग्नेचर से ये विजिटर बनकर अंदर गए थे और अंत में जिसे मीडिया इंट्रूडर बता रही है, आक्रमणकारी बता रही है, उस पर कोई सवाल नहीं है कि क्या यही भाजपा अपने बीजेपी एमपी, अपने पार्टी के एमपी प्रताप सिम्हा से सवाल पूछेगी कि आपने कैसे साइन किया। सबसे पहले क्या उन पर कार्रवाई नहीं होनी चाहिए थी। लेकिन आपको एक पुराना इंटरव्यू का याद दिला दूं, यह कहीं इंटरव्यू तैरता रहता होगा जब वर्तमान गृह मंत्री अमित शाह ने अपने एक पुराने इंटरव्यू के दरमियान कहा था कि भाजपा में इस्तीफे का दौर खत्म हो गया, यानी भाजपा में इस्तीफा नहीं चलता है। जाहिर सी बात है कि गृह मंत्री जी अमित शाह की कार्यप्रणाली को हम लोग देखेंगे तो पूरे सदन में ऐसा ही दिखता है। उनके सांसद प्रवेश वर्मा से लेकर अनुराग ठाकुर से लेकर रमेश बिधूड़ी तक, अभी तक जितने भी सांसद गैर संसदीय भाषा, अमर्यादित भाषा या घटना में संलिप्त रहे हैं, उन पर अभी तक भाजपा की सरकार की तरफ से कोई भी कार्रवाई नहीं हुई है। कार्रवाई की तो बात दूर, उन्हें कायदे से निंदा भी नहीं किया गया है, निंदा प्रस्ताव भी सदन में पारित नहीं किया गया है। ऐसे में यह लाजमी है
कि भाजपा के सांसदों का मन बढ़ेगा और वे जो मन चाहे जैसे मन चाहे कर सकते हैं। हालांकि यहाँ पर यह कह देना ज़रूरी होगा कि आज जो भाजपा का रुख है, ऐसा नहीं है कि भाजपा का रुख सिर्फ भाजपा का है। एक ज़माने में जब कांग्रेस भी चारों तरफ सभी राज्यों में जीतती थी, तो इंदिरा गांधी के समय में भी कांग्रेस लगभग इसी रवैये से पूरे देश को चलाने लगे थे। हाल ही में मैंने एक पुराने इंटरव्यू में, यानी TVI नाम के चैनल में, इंदिरा गांधी जी का एक इंटरव्यू सुन रहा था। उस इंटरव्यू को ब्रिटिश जर्नलिस्ट जोनाथन डिम्बल भी इंटरव्यू कर रहे थे। उसमें उन्होंने इंदिरा गांधी से पूछा कि आपने इमरजेंसी में जो बुद्धिजीवियों को, पत्रकारों को, छात्रों को जेल में डाला था, क्या वह सही था? इंदिरा गांधी ने भी बड़े तपाक से, एरोगेंस के साथ उस सवाल का जवाब दिया और उन्होंने कहा कि नहीं नहीं, वे लोग बुद्धिजीवी नहीं थे, छात्र नहीं थे, पत्रकार नहीं थे, वे लोग विपक्ष के साजिश का हिस्सा थे, वे पॉलिटिकल लोग थे। बिल्कुल ऐसी ही भाषा आज के समय में मोदी सरकार के मंत्री, मोदी सरकार में अधिकारी बोल रहे हैं। और कोई भी युवा बनारस के सड़कों से लेकर काफिले में घुसे हुए, बेरोजगारी के मुद्दे पर काफिले में घुसे हुए और ब्लैक फ्लैग दिखाने वाले युवाओं से लेकर आज संसद में घुसे युवाओं के सवालों का जवाब देने के बजाय, यानी बेरोजगारी को भारत सरकार कितनी गंभीरता से ले रही है, इस पर चर्चा करने के बजाय युवाओं पर UAPA जैसे खतरनाक कानून लादे जा रहे हैं, उनका भविष्य बर्बाद किया जा रहा है। कायदे से ये सारे कदम ऐसे कदम है जिससे सरकार सीधा सीधा संदेश देना चाहती है कि भारत सरकार से, यानी मोदी सरकार से, और खासकर भाजपा की सरकार जो किसी भी राज्य में है, उससे अगर जनता, युवा सवाल पूछेगी तो उनके साथ वही हश्र होगा। हम सभी जानते थे कि एक ज़माने में UPA 1, UPA 2 यानी कांग्रेस के 2004 से 14 के सरकार में कम से कम विरोध को बुरी तरीके से नहीं कुचला जाता था। वहाँ पे लोग सड़कों पर निकलते थे, विरोध होता था, पानी की बौछारें चलती थी, लाठी चार्ज होते थे। लेकिन आज तो यह विरोध प्रदर्शन पर भी इतना शिकंजा है कि कोई युवा अपनी बात करने को बाहर निकले तो उस पर लाठी चार्ज नहीं होता, उस पर पानी की बौछारें नहीं छोड़ी जाती, बल्कि सीधा UAPA जैसे खतरनाक धाराएं लादी जाती है। और गोदी मीडिया पूरे देश में इन भारत के युवाओं को आतंकी बताकर बदनाम करती है। बहरहाल मैं अपने इस चैनल के माध्यम से आपसे यही कहना चाहूँगा कि युवाओं की आवाज़ को पूरी दुनिया में कितना भी क्रूर तानाशाही शासन आ जाए, नहीं दबाया जा सका है। और आप पूरे किसी भी बड़े आंदोलन को देखेंगे, चाहे वह फ्रांस का बड़ा आंदोलन हो, चाहे वह भारत में ही, आप देखेंगे कि इमरजेंसी के पहले जो स्थिति थी, पूरे छात्र विरोध में आ गए थे JP मूवमेंट के समय में, वह भी छात्रों के विरोध से ही शुरू हुआ था। तो आज अगर छात्र, युवा, बेरोजगार युवा अपनी रोजगार को लेकर सत्ता से सवाल पूछ रहे हैं, अगर संसद में ही चले गए और सवाल पूछा, तो पहले सरकार को चाहिए कि वे रोजगार के मुद्दे पर कितनी मुस्तैदी से काम कर रही है, इस पर श्वेत पत्र लाए, इस पर दिखाए, सूचित करे कि जो प्रधानमंत्री मोदी ने 2 करोड़ नौकरियों का वादा, हर साल 2 करोड़ नौकरी का वादा इस देश के युवाओं से किया था, उस वादे का क्या हुआ, उस मैनिफेस्टो का क्या हुआ। अगर सरकार अपने मैनिफेस्टो को जनता के सामने दिखाने के बजाय और ये साबित करने के बजाय कि जिन वादों को करने के बाद वे सरकार में चुनकर आए थे, उनको करने के बजाय जनता पर, युवा पर खतरनाक UAPA जैसे टेरर चार्जेस लगाती रहेगी, तो भारत के लोकतंत्र की नींव हिल जाएगी और युवा अराजक गतिविधियों में संलिप्त होने पर मजबूर हो जाएंगे। भारत एक लोकतांत्रिक देश है, यहाँ हर व्यक्ति को अपनी बातें कहने का अधिकार है। सरकार से अपील है
कि वो इन युवाओं की समस्याओं को गंभीरता से सुने और विपक्षी सांसदों को हर बात में निलंबित करने के बजाय उनके सवालों का जवाब सरकार को देना चाहिए, चाहे वह कोई भी मंत्री हो या खुद प्रधानमंत्री ही क्यों न हो, क्योंकि सरकारें आती जाती रहती हैं। अगर आज सरकार प्रचंड बहुमत के नाम पर मनमानी करने का एक चलन शुरू कर देगी, एक नींव डाल देगी, तो आने वाली सरकारों में भी यही होगा और अंततः इससे भारत की जनता का नुकसान होगा। भारत की आज़ादी बहुत पुरानी नहीं है। हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि अभी भारत की आज़ादी को 100 साल भी नहीं हुए हैं। अगर भारत के युवाओं के आवाज़ को इसी तरह से कुचला जाता रहा तो वो दिन दूर नहीं है जब भारत के युवा दब्बू बन जाएंगे, डरपोक बन जाएंगे और उस वक्त भी नहीं बोलेंगे जब पूरे देश में युवाओं को बोलने की ज़रूरत आन पड़ेगी। इसी के साथ मैं आप सबसे विदा लेता हूं। तब तक के लिए शुक्रिया, धन्यवाद। अगर आपको मेरा चैनल अच्छा लगता है तो आप इसे सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। फिर मिलेंगे महत्वपूर्ण मुद्दे के साथ। धन्यवाद, शुक्रिया।